चैप्टर 1 जिसका नाम है, और इसका यदि पहला प्रश्न पर बात करें, प्रथम प्रश्न है हम लोगों का कि सर्वप्रथम रेटिजल ने मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया। इसके बारे में कल हम एक बार आप लोगों को समझाए थे, फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेटिजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कहने का मतलब यह है कि मानव भूगोल जो है वो क्या है कि मानव समाज और धरातल इन दोनों के बीच का संश्लेषित अध्ययन है। ये बात कहे थे सर्वप्रथम रेटिजल ने, ठीक है। तो इसी के कारण आप लोगों का यही आंसर लिखना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि आप लोगों को पूछा जाए कि रेटिजल ने मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो आप लोगों को उसके बारे में लिखना है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नाम बोल करके पूछा जाए तो उसके बारे उन्होंने जिस प्रकार से परिभाषित किया है उस आधार पर आप लोगों को बोलना है, ठीक है। तो रेटिजल भैया जो है ये कहते हैं कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल, धरातल मतलब होता है पृथ्वी यहाँ पर, ठीक है, और समाज मानव समाज, इन दोनों का जो संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है, इसी को कहा जाता है भूगोल, ठीक है ना। आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि एलन सी सैंपल ने मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया। यदि हम लोग एलन सी सैंपल के बारे में बात करें, यह भी एक वैज्ञानिक का नाम है, एक भूगोल शास्त्री का नाम है या भूगोल वेत्ता का नाम है, बोल सकते हो। तो एलन सी सैंपल कहते हैं कि मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी जो है हमेशा गति अवस्था में रहता है और वो कभी स्थिर रहता नहीं है। तो इस अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि मनुष्य जो है हमेशा कुछ ना कुछ क्रिया करते रहता है, और इसी के कारण बताया जा रहा है कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब इन दोनों के बीच जो परिवर्तनशील अध्ययन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ये बात बता रहे हैं एलन सी सैंपल, ठीक है। आगे और एक है जिनका नाम है पॉल विडाल डी लाब्लास, ठीक है। पॉल विडाल डी लाब्लास, ये पूरा सहपरिवार उनका नाम नहीं है, कल भी हम बताए थे, ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जिनका नाम है पॉल विडाल डी लाब्लास। कभी कभार आपको पॉल विडाल डी लाब्लास ना दे करके सिर्फ और सिर्फ ब्लास भी दे सकता है। तो ब्लास भाई साहब ने जो है भूगोल को किस प्रकार या मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो उनके अनुसार जो है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जितने भी भौतिक नियम है, जैसे कि कल हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, तो गुरुत्वाकर्षण जैसे और भी बहुत सारे नियम है, चाहे घर्षण बल हो या गुरुत्वाकर्षण बल हो, ऐसे बहुत सारे नियम है। तो इतने भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जितने भी जीव है, ठीक है, चाहे पेड़ पौधे हो या तो फिर जीव जंतु जैसे हम मनुष्य हो सकते हैं या तो फिर जानवर हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। तो इन सभी के मध्य जो संबंध है और इस संबंध से जो संश्लेषित ज्ञान निकलता है, जो भी ज्ञान निकलता है, इसी से उत्पन्न जो संकल्पना है या इसी से जो निकलने वाले जो ज्ञान है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। ये बात कहते हैं पॉल विडाल डी लाब्लास, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। यदि हम लोग बात करें मानव भूगोल, तो मानव भूगोल को सबसे पहले एक स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले और स्पष्ट रूप से बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कार्ल रिटर, ठीक है। ये आप लोगों को एग्जाम में 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन के रूप में बहुत बार पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो मानव भूगोल का जनक जो है माना जाता है कार्ल रिटर को, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि उदाहरण के साथ समझाइए कि किस प्रकार मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझने के पश्चात प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। मतलब प्रश्न में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हम लोगों को समझाना है कि मनुष्य जो है पहले प्रकृति के नियमों को समझा और प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही वो क्या कर पाया, अपना प्रौद्योगिकी में विकास कर पाया, ठीक है। जैसे प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है कि हम अपने बुद्धि के दम पर या अपने बुद्धि के सहारे क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं या अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो इसी को कहा जाता है प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में सिंपल पूछा जा रहा है कि हम मनुष्य ने जो है किस प्रकार से पहले प्रकृति के नियम को समझा और उसके बाद फिर जाकर के अपने प्रौद्योगिकी में विकास किया, इस चीज़ को समझाने के लिए बोला गया है। यदि इसका आंसर पर बात करें तो आंसर हम लोगों को बताया जा रहा है कि मनुष्य प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के पश्चात प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है।
इसके कुछ उदाहरण भी लिखाया गया है, जैसे कि घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। यदि हम लोग बात करें तो हम मनुष्य ने क्या किया, सबसे पहले जो है घर्षण को समझा कि वास्तव में घर्षण क्या है, या तो फिर किस प्रकार से रगड़ने पर आग की उत्पत्ति होती है, और इसके बाद फिर ऊष्मा की संकल्पनाओं को कि कब आग लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर जाकर के हम लोगों ने जब समझा इसको, उसके बाद फिर जाकर के आग का खोज की। जैसे कि माना जाता है कि जंगलों में क्या होता है कि जब दो डालियाँ आपस में रगड़ती थी तो रगड़ने के बाद क्या होता था कि वो जब गर्म हो जाता था, और गर्म होने के बाद फिर क्या होता था कि आग जलता था। हम लोगों ने जब इस चीज़ को समझा तो उसके बाद फिर जाकर के हम लोगों ने भी लकड़ी से आग जलाना सीखा। उसके बाद जब पत्थरों को, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर चोट किया जा रहा था तो उससे भी घर्षण उत्पन्न हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उससे चिंगारी उत्पन्न हो रही है, और उससे भी हम लोगों ने आग जलाना सीखा। मतलब जब प्रकृति के कुछ नियमों को हम लोगों ने देखा तो जाकर के हम लोग आग जलाना सीखे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोगों को यदि दूसरा पॉइंट में देखना हो तो दूसरा पॉइंट में हम लोगों को बताया जा रहा है कि डीएनए और आनुवांशिकता के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने का योग्य बनाया। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जब डीएनए को समझा और आनुवांशिकी को समझा कि वास्तव में जो है कुछ बीमारी वगैरह उत्पन्न क्यों हो रहा है, जब इस चीज़ों को हम लोगों ने समझा तो उसके बाद फिर जाकर के हम लोगों को पता चला कि उस बीमारी का इलाज कैसे करना है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब हम लोगों को ये पता चल जाएगी कि बीमारी हो क्यों रही है तो उसको हम लोग तब खत्म कर सकते हैं। तो ठीक इस प्रकार जब मनुष्य ने इस चीज़ को सीखा तो उसके बाद फिर बीमारियों पर विजय पाना प्राप्त किया, ठीक है। तीसरा आप लोगों का उदाहरण है कि वायु गति के नियमों ने हमें अत्यधिक तीव्रता से चलने वाले यान बनाने में हमारी सहायता की, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वायु गति के नियम, जब हम लोगों ने पक्षियों को देखा कि जैसे कि बाज पक्षी हो गया या और भी पक्षियों को जब हम लोगों ने देखा कि वो वायु में किस प्रकार से गति करते हैं, तो हम लोगों ने भी क्या बनाया, वायुयान बनाया, मतलब हवाई जहाज वगैरह बनाया, और आकृति में यदि देखा जाए तो बिल्कुल पक्षी के तरह ही बनाया। जिसके कारण क्या हुआ कि हम लोग अधिक तेजी से चलने वाले वायुयान को बना सके। यदि हम लोग पक्षियों को अच्छे प्रकार से नहीं देखते, उसको ध्यान से नहीं देखे होते कि आखिर वो उड़ किस प्रकार रही है, तो आज हम लोग शायद वायुयान को नहीं बना सकते थे। परंतु जब हम लोगों ने उसको देखा अच्छे से, उसके बारे में समझा, और उसी को देख करके आज हम लोगों ने अपना वायुयान को बनाया। आप लोग गौर से देखोगे तो हवाई जहाज का भी जो आकार होता है लगभग पक्षियों के जैसा ही होता है। देखोगे आप लोग, जो सामने वाला जब पंख को फैलाता है तो जिस प्रकार है, ठीक उसी प्रकार आपको एक हेलीकॉप्टर में तो नहीं, हवाई जहाज में आपको देखने को मिलेगा उसी प्रकार पंख के जैसा बनाया गया है। पीछे तरफ देखोगे कि जैसे कि पक्षी पूंछ को थोड़ा सा फैला करके रखती है, उसी प्रकार हमारे हवाई जहाज का भी पीछे तरफ पूंछ की तरफ जो है थोड़ा सा फैला करके बनाया गया है। तो इसी चीज़ को समझने के पश्चात जो है हम लोगों ने क्या किया, तीव्र गति से चलने वाले हवाई जहाज या तो फिर वायुयान वगैरह बनाया है, ठीक है। आगे जैसे हम लोगों का एक प्रश्न है कि पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। यदि पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि आदि मानव पर्यावरण प्रकोपों से डरते थे और खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने की कोशिश करते थे, उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। मतलब आदि मानव का यदि बात करें या पुराने समय के बारे में लोगों का बात करें, ये एक सोच है, ठीक है। यदि हम लोग इस सोच के बारे में बात करें तो इस सोच में या इस विचारधारा के लोग कुछ इस प्रकार थे जिनका मानना है कि पहले के जो लोग थे वो प्रकृति के प्रकोपों से डरते थे। जैसे बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज बारिश होती है, फिर बहुत बिजली गिरती है, यदि इस प्रकार वो देखते थे तो उनको लगता था कि ये प्रकृति का प्रकोप है, हम लोगों ने कुछ गलती किया है जिसके कारण ये प्रकोप हो रहा है। तो प्रकृति के प्रकोपों से डरते थे और प्रयास करते थे कि खुद को प्रकृति के अनुसार ही ढालने का कोशिश करते थे। तो इसी को कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद, ठीक है। आगे यदि प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि मानव प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर होगा मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच का वह संबंध जिससे मानव खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था। मतलब मानव का और प्रकृति के बीच का एक ऐसा संबंध जिसमें क्या होता था कि मानव वो खुद को ही प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था, मतलब खुद को प्रकृति के अनुसार परिवर्तित कर लेते थे।
ठीक है, तो इसको कहा जाता है मानव का प्रकृतिकरण, मतलब मानव का प्रकृति के रूप में परिवर्तित होना। ठीक है, उसे मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। इस अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया के आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अधिक प्रभावित हुआ था। इसमें क्या हुआ है कि मानव जो है, मतलब मनुष्य, वो क्या है कि अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और इसी के कारण आज आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा जगह पर जो है प्रकृति की पूजा की जाती है। जैसे कि हम लोग अपने धर्म में देखें तो पेड़ों की पूजा की जाती है, जैसे पीपल के वृक्ष का पूजा किया जाता है। उसके बाद फिर देखोगे जल का पूजा किया जाता है, जैसे छठ पूजा वगैरह में देखोगे सूर्यदेव का पूजा किया जाता है, प्रकृति का ही पूजा किया जाता है। ये सब तो ये सब है। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्थिर निम्न, यहाँ पर स्तर सुधार लोगे, ठीक है, जिसका है प्रकृति का स्तर निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। यहाँ पर कहने का हम लोगों का ये मतलब है कि यहाँ पर लोगों का मानना है कि एक ऐसा स्थिति जिसमें क्या है कि प्रकृति का जो स्तर था उसकी तुलना में मानव का प्रौद्योगिकी जो था उसका स्तर कम था। ठीक है, मतलब प्रकृति के पास जो था उसकी तुलना में हम मनुष्य के पास उस टाइम जो है उतना सारा चीज नहीं था कि हम लोग जो है उतना ज़्यादा परिवर्तित कर सके। ठीक है, यही बताने का प्रयास कर रहा है और साथ ही साथ हम लोगों को यह भी बताने का प्रयास कर रहा है कि प्रौद्योगिकी विकास के उस अवस्था से हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं। और प्रौद्योगिकी का विकास के आधार पर, मतलब उस टाइम के विकास के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं। प्राकृतिक मानव कहने का मतलब यह है कि हम लोग पूर्ण रूप से जो है प्रकृति पर ही आश्रित थे और प्रकृति के अनुसार ही काम करते थे। ठीक है, जो प्रकृति की ही सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा किया करते थे। हम मनुष्य का ऐसा समय के बारे में या ऐसी अवस्था के बारे में कल्पना कर सकते हैं इसमें, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि वो प्रकृति की ही सुनता था। ठीक है, मतलब प्रकृति जो काम करता था उसी के आधार पर जो है हम लोग भी काम करते थे। साथ ही साथ जो है वो प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होता था। प्रचंडता मतलब कुछ अधिक हो जाता था, उससे हम लोग भयभीत होते थे। जैसे अचानक बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता था तो उस टाइम मनुष्य क्या करते थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे और उसके बाद फिर जैसे कि भगवान इंद्र का जो है पूजा किया करते थे ताकि क्या हो जाए, बारिश हो जाए और सूखापन जो है वो दूर हो जाए। ठीक उसी प्रकार जब बहुत ज़्यादा बादल वगैरह गरजता है तो उस टाइम भी देखे होंगे कि बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, इसमें सारा का सारा ठीक हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या प्रयास करते थे कि उसको परिवर्तित ना करके जो हम प्रयास करते थे कि खुद में थोड़ा सा परिवर्तन कर ले ताकि ये सारा का सारा ठीक हो सके। ठीक है, तो उसकी जो प्रचंडता है, मतलब उसकी जब अत्यधिकता जो है उस चीज़ से हम लोग भयभीत होते थे और उसकी पूजा किया करते थे। बिल्कुल, और उसकी पूजा पाठ किया करते थे। आज भी हम लोग बहुत सारे चीज़ों का पूजा पाठ किया करते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मानव की प्रकृतिकरण। सिंपल शब्द में यदि याद रखने का इसका तरीका को बात करें, इसमें आप लोग बोल सकते हो मानव की प्रकृतिकरण का मतलब मनुष्य जो है प्रकृति के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रकृति का मानवीकरण मतलब यहाँ पर है कि प्रकृति को मानव के रूप में, मतलब मानव अपने अनुसार जो है इसको परिवर्तित कर देता है। जो परिवर्तित करना है या जो परिवर्तन करना है उन सभी में परिवर्तन कर देता है। तो इसी से संबंधित यदि आंसर पर हम लोग बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रकृति और मानव के बीच का वैसा संबंध जिसमें मानव प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। यहाँ पर आप लोगों का होगा मानव प्रकृति को खुद के अनुसार ढाल लेता है। ठीक है, खुद के अनुसार ढाल लेता है, ऐसा होगा, खुद के अनुसार ढाल लेता है, मतलब प्रकृति में वो परिवर्तन करता है और परिवर्तन करने के बाद मनुष्य को जिस प्रकार चाहिए वो उस प्रकार से उसको परिवर्तित करता है। ठीक है, इसे प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है और इसे ही कहा जाता है प्रकृति का मानवीकरण, कि प्रकृति को मानव खुद के अनुसार परिवर्तित करता है। ठीक है, इसमें लोग समय के साथ अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और इससे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और प्रभावी प्रौद्योगिकी का विकास कर पाता है। इसमें यदि हम लोग समझिए तो इसमें यह बताने का प्रयास कर रहा है, इसमें लोग समय के साथ क्या करता है, पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं।
ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि घर्षण के कारण किस प्रकार आग उत्पन्न हुआ, इस चीज को मनुष्य ने समझा और उसके बाद उसको खुद के अनुसार परिवर्तित किया। आज देखोगे आप लोग आग जलाने के लिए बहुत सारे चीज का उपयोग हो जाता है। जब उन्होंने समझा कि ऐसे कैसे होता है उसके बाद फिर जाकर के उपयोग में लगाया। तो ठीक उसी प्रकार कि पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को मनुष्य जो है समझने लगते हैं और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और प्रभावी प्रौद्योगिकी का विकास कर पाता है। और उसके बाद जब उसको समझ लेता है तो अपने अनुसार उसको और ज़्यादा प्रभावी रूप से उसको विकास कर पाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि पत्थर को रगड़ रगड़ के आग जलाना है या फिर लकड़ियों को घिस घिस कर आग जलाना है। लेकिन आज देखो आप लोगों के पास माचिस और माचिस की तीली टाइप का मिल जाता है, जिसमें थोड़ा सा रगड़ने पर, पहले जितना ज़्यादा रगड़ना पड़ता था, अभी थोड़ा सा रगड़ने पर क्या होता है कि आग जल जाता है तुरंत। मतलब हम अपना प्रभावी उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं अपना कौशल के विकास के आधार पर। ठीक है, या प्रौद्योगिकी या विकास के आधार पर। आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं और तथा पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। यदि हम लोग बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि लोग पहले, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जिसमें अभाव में जी रहे थे, जिसके कारण वो खुद को ही प्रकृति के अनुसार ढाल लेते थे। लेकिन इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि वे अभाव की अवस्था में भी क्या होता था कि खुद को ऐसे स्वतंत्र कर लेते थे कि उस अभाव के स्थान पर भी वो क्या कर लेते थे, खुद के लिए एक ऐसा संभावना को जन्म दे देते थे। मतलब प्रभाव की किसी चीज़ की यदि कमी भी है तो भी वो कुछ इस प्रकार से दूसरा चीज़ ढूंढ लेते थे कि उससे वे लोग उस काम को चला लेते थे। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, दो लकड़ी नहीं मिला आग जलाने के लिए, तो उसके स्थान पर वो क्या कर लेता था कि पत्थर को घिस करके काम चला लेता था आग जलाने के लिए। या वो भी नहीं होता था तो अभी आप लोगों को पता है लेंस वगैरह ऐसे बहुत सारा चीज़ बना लिया है जिसके धूप के या तो फिर सूरज की रोशनी से ही वो आग जला लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग लाइटर वगैरह देखे होंगे, ठीक है, उनसे आग जला लेता है। ऐसे बहुत सारे चीज़, मतलब जब अभाव था उस अभाव में भी अभी का इंसान जो है वो अवसर को ढूंढ लेता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो खुद प्रकृति के अनुसार बदल जाते थे। लेकिन अभी जो है हर एक अभाव में भी इंसान क्या करता है कि खुद को वैसे परिवर्तित कर लेता है। अब कहा जा रहा है कि पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया और पहले का जो विद्वान थे उन्होंने इसको संभववाद का नाम दिया है। ठीक है, मतलब जिसकी संभावना है। आगे बताया जाए, प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और इस प्रकार जो है धीरे धीरे क्या होता है, प्रकृति का भी मानवीकरण हो जाता है। मतलब प्रकृति को मनुष्य जो है अपने अनुसार जो है बदल लेता है। हर एक तरफ आप लोग देखोगे तो मनुष्य जो है खुद के अनुसार परिवर्तित कर लेता है। पहले क्या होता था कि कहीं पर लोगों को जाना होता था और बीच में पहाड़ पड़ जाता था तो लोग या तो पहाड़ के चारों ओर घूम करके जाते थे या पहाड़ को चढ़ करके उसको पार करते थे। लेकिन अभी यदि देखा जाए तो मनुष्य क्या करता है, अपना रास्ता बनाने के लिए पहाड़ के बीचों बीच सुरंग बना लेता है या तो फिर पहाड़ को ही काट करके हटा देता है। मतलब पहले मनुष्य जो थे एडजस्ट करना जानते थे। ठीक है, कि किस प्रकार से थोड़ा बहुत उसको नुकसान ना पहुंचा करके खुद ही थोड़ा सा घूमे फिरे और उसके बाद फिर वो उस काम को कर ले। लेकिन अभी का मनुष्य जो है वो हमेशा अवसर ढूंढने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से दूसरे को नुकसान हो, उससे मतलब नहीं है, बस हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर तो इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया। एक संकल्पना है, एक सोच है या एक विचारधारा है जिसको कहा जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। और पर्यावरणीय निश्चयवाद इसकी जो अवधारणा प्रस्तुत किए थे उस व्यक्ति का नाम था ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने ही जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद की संकल्पना को दिया था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर तो इसमें है कि संभववाद से आप क्या समझते हैं। अभी जैसे कि हम लोगों ने एक संभववाद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, इसमें कह रहा है कि मनुष्य का वह स्थिति जिसमें मनुष्य प्रकृति को खुद के अनुसार परिवर्तित करता है उसे संभववाद कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि मनुष्य की एक ऐसी स्थिति जिसमें मनुष्य क्या करता है कि प्रकृति को ही खुद के अनुसार बदलता है, इसी को हम लोग कहते हैं संभववाद। ठीक है, आगे हम लोगों का एक क्वेश्चन है जो कि है कि संभववाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया। संकल्पना बोलो या अवधारणा बोलो या सोच बोलो, जो भी बोलो एक ही चीज़ है। ठीक है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो इसको यदि हम लोग बात करें तो इसको दिया था लुसियन फेब्रे और पॉल विडाल डी लाप्लास। मतलब लुसियन फेब्रे और पॉल विडाल डी लाप्लास इन दोनों का सोच एक जैसा था,
और इन्हीं लोगों का मानना था कि पर्यावरणीय संभववाद जो है वो है। ठीक है, और पर्यावरणीय संभववाद का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है कि इसमें मनुष्य अपने अनुसार जो है प्रकृति को परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे जैसे हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। नव निश्चयवाद के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य का वह स्थिति जिसमें वे निश्चयवाद और संभववाद दोनों का विचारधारा रखते हैं उसे नव निश्चयवाद कहा जाता है। एक नया तरीका या नया सोच जिसमें जैसे कि अभी हम लोग सोचते हैं कि प्रकृति को बचा करके भी रखना है, इसी के कारण पेड़ पौधे हम लोग लगा रहे हैं और इसकी पूजा भी कर रहे हैं। ठीक है, इसी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को लकड़ी का कुछ सामान चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को काटते भी है, मतलब उसको बचा भी रहे हैं और उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे सोच रखने वाले जो लोग हैं इसको सोच को कहा जाता है नव निश्चयवाद। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि इसमें निश्चयवाद और संभववाद मतलब बचा करके भी रखो या खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल लो और प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाओ, ये दोनों काम होता है। जैसे कि यदि आप लोग समझोगे एक उदाहरण के साथ इसको, तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा धूप चलती है तो बहुत ज़्यादा धूप से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छाता का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रकृति को खुद के अनुसार पहले ढालें। दूसरा क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं, लू में निकलने से अच्छा है कि घर के अंदर ही रहो। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों काम किए, एक तो प्रकृति को भी चैलेंज किया और दूसरा प्रकृति से डरे भी। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है नवनिश्चयवाद, मतलब दोनों टाइप का सोच रखने वाला। ठीक है, दूसरा जैसे कि अभी पेड़ काटने वाला आप लोगों को उदाहरण दिया, पेड़ को लगाए मतलब पेड़ से हम लोग डरे, मतलब एक तरीके से इससे डरते हैं कि यदि पेड़ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तो हम लोगों को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसको निश्चयवाद का नाम दिया गया। और हम लोग अपने फायदे के लिए पेड़ को काटे भी, इसको नुकसान भी पहुंचाएं, तो ये प्रकृति का संभववाद कहलाया। ठीक है, मतलब दोनों प्रकार का सोच इसमें हम लोग रख रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है नवनिश्चयवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद का अवधारणा किसने प्रस्तुत किया। यदि नव निश्चयवाद का यदि अवधारणा के बारे में बात करें तो इसको भी ग्रिफिथ टेलर ने ही दिया था। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखे। उप क्षेत्र मतलब होता है कि उसकी एक शाखा टाइप का, जैसे एक पेड़ होती है, पेड़ मेन हुआ और उसके बहुत सारे शाखाएं निकलती है, ठीक उसी प्रकार यदि मानव भूगोल का बात करें ऐसे बहुत सारे शाखाएं निकली है, लेकिन कुछ उप क्षेत्रों का नाम बोला गया है, कुछ शाखाओं के नाम बोला है। जैसे कि यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, यदि उप क्षेत्रों में बात करें तो पहला है कि सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, ऐसे और भी बहुत सारे भूगोल की शाखा है। ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे शाखा है जिसके बारे में हम लोग क्लास 12th का जो बुक पढ़ रहे हैं इसी बुक में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। सामाजिक भूगोल के बारे में भी देखने को मिलेगा इसी बुक में, नगरीय भूगोल का बारे में भी इसी में पढ़ने को मिलेगा, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आवास भूगोल, इन सभी के बारे में हम लोगों को जो है क्लास 12th में ही पढ़ने को मिलेगा, इसी किताब में देखने को मिलेगा। इसी के कारण इतना आप लोग 5 तो याद रखोगे सफिशियंट है। ठीक है, वैसे एग्जाम में ये सब नहीं आता है, लेकिन फिर भी बस याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस भूगोलवेत्ता ने देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है। एक ऐसा भूगोलवेत्ता मतलब भूगोल शास्त्री जिन्होंने बताया कि देश जो है वो एक जीवित जीव है, और ये बात जिन्होंने बताया था उस व्यक्ति का नाम था फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, जो कि एक जर्मनी भूगोलवेत्ता थे। आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है कि किस देश के भूगोलवेत्ता ने देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है। ठीक है, तो आप लोगों को बस ऑप्शन दिया था कि जैसे कि जर्मनी भूगोलवेत्ता और भी देश का भूगोलवेत्ता के नाम बारे में दिया था। तो जर्मनी भूगोलवेत्ता मतलब वो जर्मनी के थे, और भाई साहब जिनका नाम था फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, तो नाम भी हम लिखा दिए हैं, ये नाम आपका किताब में नहीं है लेकिन फिर भी लिखा दिए हैं ताकि आप लोगों का हेल्प हो जाए। आगे यदि क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेत्ता ने सड़कों, रेलमार्गों और जलमार्गों के जाल को परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णित किया है। तो ये व्यक्ति भी जो थे फ्रेडरिक रेटजेल ही थे, जिनका मानना था कि जितना भी सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है या जल मार्ग है, इन सभी के माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और दूसरी जगह से एक जगह आ सकते हैं। ठीक है,
तो इसी के कारण ऐसा ही हमारे धमनियों में भी होता है, जहाँ से खून एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से पहले जगह पर आता है, और इसी के कारण इसको परिसंचरण की धमनी के रूप में जो है वर्णन किया है। और ऐसा वर्णन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि मानव की वह स्थिति जब वे प्रकृति के प्रकोपों से डरते थे, इसे क्या कहा जाता था? मानव की वह स्थिति जिस समय वो प्रकृति के प्रकोपों से डरते थे, उस स्थिति को पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर बात करें, इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किस नई अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो यदि हम लोग ग्रिफिथ टेलर के बारे में बात करें तो उन्होंने नव निश्चयवाद नाम का जो नई अवधारणा है, उस नई अवधारणा को प्रस्तुत किया था, मतलब लोगों के सामने रखा था। आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि नव निश्चयवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो नव निश्चयवाद जो विचारधारा है, इसको रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं प्रश्न पर, तो आगे प्रश्न है हम लोगों का कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभाववाद के बीच मध्य मार्ग को क्या कहा गया? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभाववाद के मध्य मार्ग के बीच, या तो फिर उसके बीच मध्य मार्ग के बारे में बात करें तो इसको नव निश्चयवाद के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे यदि क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि सामाजिक भूगोल को कितने उपक्षेत्र है? यदि सामाजिक भूगोल का यदि बात करें तो कितने उपक्षेत्र है? तो सामाजिक भूगोल का 7 उपक्षेत्र है। तो 7 उपक्षेत्र को आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आप लोगों का आता नहीं है। बस इतना याद रखो कि उसके 7 उपक्षेत्र है या किसके और कितने हैं, ये सब याद रख लो, बाकी नाम आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राजनीतिक भूगोल के कितने उपक्षेत्र हैं? यदि राजनीतिक भूगोल की यदि बात करें तो 2 उपक्षेत्र है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल के कितने उपक्षेत्र है? यदि आर्थिक भूगोल के यदि हम बात करें तो आर्थिक भूगोल के 6 उपक्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। यदि भूगोल के 2 शाखाओं के बारे में बात करें तो है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है कि भूगोल के 2 शाखाओं के नाम लिखे, एक भौतिक भूगोल और दूसरा हो जाएगा आप लोगों का मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, और मानव भूगोल जिसके बारे में अभी क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जियोग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जियोग्राफी शब्द का यदि हम लोग शाब्दिक अर्थ पर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। इसके बारे में आप लोग क्लास 10th में 11th में भी पढ़ चुके हो। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक भूगोल के 2 उप शाखाओं के नाम लिखिए। यदि राजनीतिक भूगोल के बारे में बात करें तो 2 उप शाखा, पहला है चुनावी भूगोल और दूसरा है सैन्य भूगोल। ठीक है, यह राजनीतिक भूगोल का 2 शाखा है। ठीक है, चुनावी भूगोल और सैन्य भूगोल। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? यदि हम लोग आधुनिक मानव भूगोल का यदि बात करें तो इसका